पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो उनको जो है उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। सो इसमें सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो इसके पार्ट वन में हम देखेंगे जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट द यूनियन बजट फॉर 2021-22 रीसेट ऑन सिक्स पिलर। यूनियन बजट जो था वो छः स्तंभों पर आधारित था 21-22 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग देम। इसमें फर्स्ट है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम फॉर ओनली सर्विस सेक्टर, दूसरा है हेल्थ एंड वेलबींग, तीसरा है री इन्वेस्टी गेटिंग ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोर्थ स्टेप है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इसका ए जो है वो सही आंसर होगा। अब मैं इसमें आपको बताऊं जो हमारे पास सिक्स पिलर दिए थे उन सिक्स पिलर के जो नाम थे वो है स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी उसकी संरचना, आकांक्षी भारत का समावेशी विकास और नवाचार अनुसंधान व विकास। और छठा था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो इसमें से जो फर्स्ट है स्टार्टअप इंडिया वाला ये इसमें जो है वो नहीं दिया था। तो इसमें जो है हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसमें सिक्स स्तंभ हमने याद रखने हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक फिजिकल और जो फाइनेंशियल कैपिटल की संरचना होती है वो, आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, ठीक है, भारत का समावेशी विकास। और चौथे नंबर पर था मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, और पांचवें नंबर पर था नवाचार अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे, और छठे नंबर पर था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो इसमें जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम था वो जो है इसमें नहीं आता था। से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बजट के अधिनियम में निम्नलिखित चरणों पर विचार करें और उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट था पासिस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, विनियोग विधेयक बिल पारित करना, पासिस ऑफ फाइनेंस बिल और प्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेचर, ठीक है, तो मतलब विधेयक को पारित करना और वित्तीय विधेयक का पारित होना और विधायिका को प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है वो स्टेप्स थे, इनको जो है हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो हमारे पास सही जो इसका आंसर होना था वो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि सबसे पहले बजट की जो है बजट जो है उसकी बजट की प्रस्तुति की जाती है। अगर हम बात करें ना तो इसमें भी सिक्स स्टेप होते हैं। पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उससे उसके ऊपर जो है वो चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो है उसकी जांच होती है, डिफरेंट कमेटीज उसके ऊपर बैठती है, वो जांच करती हैं, फिर जो है उसकी जो मांगें होती हैं उन पर जो है मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वित्त विधेयक पारित होता है। तो विनियोग विधेयक, फिर विनियोग विधेयक, और फिर उसके बाद जो है वो वित्तीय विधेयक पारित होता है। तो उसमें देख लिए सबसे पहले जो है विधायिका की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर आम चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद यहाँ पे दो स्टेप जो है नहीं बताए हैं, जो जैसे उनकी जांच की जाती है कमेटियंस के द्वारा और उस पर जो है मत दिया जाता है। जांच और मत के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है विनियोग विधेयक का पारित होना, ठीक है, और उसके बाद जो है वो वित्तीय विधेयक का पारित होना। तो इसमें जो है ये वाले जो है वो ए बी सी डी, जिसमें ए ऑप्शन है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी मैंने बता दिया चार स्टेप यहाँ पे दिए हैं, वैसे बेसिकली छः स्टेप होते हैं। वित्त को प्रस्तुत करना, फिर उसके ऊपर चर्चा करना, फिर कमेटियों द्वारा उसकी जांच करना, और उसके बाद जो है उस पर मत दिया जाता है, वोट दिया जाता है, फिर जो है वो विनियोग विधेयक पारित होता है कि इन्वेस्ट जो है एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। उसके बाद फाइनेंस बिल जो है सबसे लास्ट में आता है। तो ये इसके स्टेप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है भारत में राजकोषीय घाटे का सही माप निम्न में से कौन सा है। नंबर वन एक्सेस ऑफ राजकोषीय घाटा, घाटा हो रहा है ना, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल, तीसरा है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, और लास्ट है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर है वो है इसमें बी आंसर,
बी आंसर कैसे है, जो राजकोषीय घाटा होता है वो एक समस्त घाटा होता है, ठीक है। और उसमें जो है अगर हम बात देखें तो जो सरकार की कुल जो बजटरी आय होती है और उसके जो बजटरी जो खर्चा होता है उसको ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल जो ऋण पूंजी है, पूंजी जो है ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों की तुलना इसमें की जाती है। राजकोषीय घाटे का जो फॉर्मूला होता है दैट इज राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणोत्तर पूंजियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य जो है इसमें आता है। और राजकोषीय घाटे को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, कुल प्राप्तियां और जो इसमें जो टोटल रिसिप्ट होती है हमारी प्लस लोन से जो रिसिप्ट आई हैं और उसमें से हम जो हमारा कुल व्यय होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। किससे? प्राप्तियों से, टोटल रेवेन्यू में। और इसमें नॉन डेट कैपिटल भी हम लेते हैं, मतलब जो नॉन डेट कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाली हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारे पास, जीरो बेस बजटिंग जो किस पर बल देता है। तो इसमें है जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट टर्म, अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसके बाद है प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्ट्रेच, उसके बाद है प्रिपेयरिंग द बजट निगलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें से हमें जो है वो सही ऑप्शन जो है चूज करना है कि इन चारों में से जो है किसको जो है किसके ऊपर ये बल देता है। तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर होगा वो है इसका सी आंसर, ए सी और डी। बी इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसका जो सी आंसर है वो होगा। अब मैं जीरो बेस बस्टिंग की बात करूं तो ये पीटर पाइथर थे, ठीक है। पीटर पीटर फायर, PHYRR, इन्होंने इसको दिया था 1970 में, ठीक है, जीरो बेस बस्टिंग को। और इसमें जो है बाद में इसको 1973 में जिम्मी कार्टर ने यूज़ किया था। तो उसके बाद जो है शून्य जो बस्टिंग है इसकी जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी 1986 में। भारत में 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो बजट है बेसिकली जो हमारे डिफेंस है, डिफेंस में इसको जो है वो लागू किया गया था 2000 से लेके 2001 का जो ईयर था उसमें, जिसकी घोषणा जो है वो हमारे वित्त मंत्री ने कर दी थी 1999 और 2000 वाले फाइनेंशियल ईयर में कि 2001 में जो है वो हम जो है डिफेंस के क्षेत्र में जो है वो जीरो बेस्ड बस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अब जीरो बेस्ड बस्टिंग किस पर बल देता है, तो इसमें 3 ही पॉइंट आते हैं, ठीक है। कौन से? लागत लाभ शर्तों पर, ठीक है, आधारित होता है कि कितनी हमारी कॉस्ट आएगी और कितना हमारा प्रॉफिट होगा उसकी शर्तों पर। और दूसरा जो है ये बेसिकली जो है जो स्क्रैच से बजट अधिकार तैयार करता है उस पर जो है बल देता है। और इतिहास की उपेक्षा करते हुए, मतलब हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में जो हमारा बजट था उसकी उपेक्षा करते हुए इसमें नया बजट जो है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि असीमित घटकी वित्त व्यवस्था होती है उसको जो है ये कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेवेंट फॉर जेंडर बस्टिंग। जो हमारी लिंग आधारित बस्टिंग होती है ना उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट है। तो इसमें स्टेटमेंट्स है हमारे पास, महिलाओं के लिए पृथक बजट बनाना, दूसरा है भारत सरकार द्वारा जेंडर बजट बनवाने की परंपरा नहीं है, तीसरा आता है लिंग परिप्रेक्ष्य के साथ बजट के प्रावधानों का मूल्यांकन करना, और फोर्थ है जेंडर बस्टिंग इज अ टूल फॉर जेंडर एम्पावरमेंट। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा डी आंसर, सी और डी ही इसमें आते हैं। मतलब जेंडर बस्टिंग एक साधन है, ठीक है, साधन के रूप में है जिसमें हम जेंडर को सशक्त कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें जो है वो प्रावधानों का मूल्यांकन किया जा सकता है, जेंडर परिप्रेक्ष्य के लिए जो है बजट के प्रावधानों का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत में जेंडर बेस्ड बजट कोई नहीं बनता है और महिलाओं के लिए भी कोई अलग बजट नहीं बनता है, वैसे ही अंडरस्टूड हो जाता है ये। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो, चलो मैं आपको जेंडर बेस्ड बस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसमें जो है बेसिकली जेंडर बेस्ड जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके प्रावधानों का जो है वो एक तरह से एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि पर्टिकुलर जेंडर जो है वो कितना सशक्त है और उसको जो है समानता में लाने के लिए अगर कहीं ज़रूरत है तो उसको उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, उस चेंज को सुनिश्चित किया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो वुमेन है ना उनकी एम्पावरमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बहुत नीतियाँ बनाई जाती हैं।
जैसे उनको जो है वो 33% आरक्षण दे दिया, इस तरह से नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये इसमें जो है जेंडर बेस्ड बजटिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। भारत में सकल राजकोषीय घाटे को क्या परिभाषित करता है? राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का अधिक्य, मतलब जो हमारी रिसिप्ट हैं वो जो है वो ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, या फिर जो है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, या टोटल बोरोइंग्स टू द गवर्नमेंट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर जो है राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य। तो इसका जो सही आंसर होना था, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो सही आंसर होना था वो था, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी लेटेस्ट हमने एक और क्वेश्चन जो है इसमें जो है ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन डिस्कस किया पीछे। तो इसमें क्या है, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य जो है वो हमारे पास जो है वो राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है। मैंने आपको बताया भी है कि राजकोषीय घाटा जो होता है वो बजट व्यय का जो है, या कुल व्यय, बजट व्यय को बोलते हैं कुल व्यय, जिसमें हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों आते हैं, उसका जो है उसमें से हम जो उधार, जो हमारा उधार छोड़कर जो बजट प्राप्तियां होती हैं उन, मतलब उधार जो बजट प्राप्तियां उनको छोड़ के बाकी प्राप्तियों को हम लेस करते हैं, तो मतलब इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वह बजट, ठीक है, वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर होते हैं। जब बराबर है ना तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बजट बोलते हैं। ये तो अंडरस्टूड ही हो गया, ठीक है। उसको संतुलित बजट बोलते हैं। जब बराबर नहीं है तो असंतुलित बजट बोलते हैं। अगर बराबर नहीं है तो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा है तो सरप्लस, जब कम है तो उसको डेफिशिट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उधार और देय बजटीय घाटा में जोड़ दिया जाए, मतलब जो बोरोइंग्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो बजटी डेफिसिट में जोड़ दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी घाटा, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत घाटा या आगम घाटा? तो देखिए इसको हम जो है वो राजकोषीय घाटा बोलते हैं, क्योंकि राजकोषीय घाटे का हमें पता है कि राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? कुल जो हमारा एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल हमारी जो रेवेन्यू है, और टोटल रेवेन्यू में हमारी उधार, ठीक है, प्लस अन्य देयताएं जो है वो छोड़ दी जाती हैं, अन्य जो लायबिलिटी होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। बेसिकली जो हमारा जो राजकोषीय घाटे है, इस राजकोषीय घाटे की अवधारणा ये भी याद रखना आप, 1985 में जो है वो एस चक्रवर्ती कमेटी ने जो है वो, एस चक्रवर्ती कमेटी, एस का मतलब था सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया था ये डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, निम्न देशों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में होने वाले एफडीआई के अंतर्प्रवाह के स्रोतों के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखिए। अब जो है इसमें मॉरिशस, यूएसए, यूएई और सिंगापुर है। बोला क्या है कि हमें क्या करना है कि भारत में होने वाले एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उसका जो इनफ्लो हो रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जा रही है, तो उसके घटते हुए क्रम में कि सबसे ज़्यादा किसने किया, उसके बाद सबसे कम कम, इस तरह से क्रम में इसको लगाना है। तो इसका जो बेसिकली सही आंसर है वो है इसमें बी। अगर हम बात करें तो 2020-21 के दौरान जो भारत में एफडीआई का अंतर प्रभाव था, उसको हम देखें तो इसमें स्रोत भारत में कौन कौन से देश जो हैं वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें 4 तो बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉरिशस हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, और यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया। इसके अलावा अमेरिका नहीं, नीदरलैंड और जापान भी हैं जो कि भारत में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम बात करें तो सिंगापुर की, फिर मॉरिशस की है, फिर उसके बाद जो है सॉरी, सिंगापुर के बाद यूएसए की है, उसके बाद मॉरिशस की है और उसके बाद यूएई की है। अब जो है हम बात करें तो संघीय सरकार के बजट वर्ष 2022-23 प्रावधानों के अनुसार निम्न मदों पर होने वाले व्यय को घटते क्रम में लिखें। अब किस पे जो है वो ज़्यादा खर्चा होता है, किस पे कम खर्चा होता है, 2021-22 के बजट की हम बात कर रहे हैं। तो करों व शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सब्सिडी तथा पेंशन, तो इसमें घटते क्रम में हम इसको लगाएं तो इसमें जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो
वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है, जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा करों व शुल्कों के में राज्यों की हिस्सेदारी। फिर आएगा फर्स्ट के बाद तीसरा, सेकंड नंबर पे तीसरा आएगा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आता है सब्सिडी तथा पेंशन, और सब्सिडी तथा पेंशन के बाद हमारे पास आता है सेंट्रल जो सेक्टर की स्कीम्स होती हैं वो आएंगी यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इसका सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है बजटीय घाटों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें जो है बजट डेफिसिट क्या होता है, या राजस्व घाटा क्या होता है, प्राइमरी घाटा क्या होता है, जो है राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो हमें पता है कि इसमें जो है हमारे पास अब बोला कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बजट घाटा कुल आय कुल व्यय ये भी सही है। राजस्व घाटा कुल राजस्व आगम माइनस कुल राजस्व व्यय ये भी सही है। उसके बाद ये दोनों को तो करेक्ट हैं। तो इसमें जो है प्राथमिक घाटा फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम प्राथमिक घाटे की बात करें तो प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, जो हमारा राजकोषीय घाटा माइनस जो ब्याज जो हमारा जो है हमने देना होता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, उसमें से माइनस किया जाता है, जबकि यहाँ प्लस किया है, तो ये वाला जो है वो गलत है। और अगला हम देखें राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटा प्लस ऋण एवं अन्य देनदारियां, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है वो सी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर, ये बहुत इजी है। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है वो बजट घाटा होता है, ठीक है। जो बजट घाटा है वो कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। इसमें अगर हम बात करें जब सरकार अपनी आमदनी से अधिक जो है वो खर्चा करती है तो उस टाइम पे उसको घाटा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। अब हम इसकी बात करें तो इसमें सरकार द्वारा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, सार्वजनिक उद्यमों व लाभांश और लाभ, जनता से सरकार की उधारियां और संपत्ति प्राप्तियां। इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो बेसिकली जनता से सरकार की उधारियां है ना, ये इसमें जो है वो एक पूंजीगत प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सरकारी बजट में एक पूंजीगत प्राप्ति है। अगर हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें ना तो ये दो तरह की होती है, या तो इसमें जो है केंद्र सरकार के दायित्व आते हैं, उनसे ऋण लिया जाता है, और दूसरा जो है इसमें जो है प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं, जैसे विनिवेश हो गया, ऋण की वापसी हो गया, जनता से सरकार की उधारियां हो गया, है ना, सरकारी बजट हो गया, तो ये इसमें आता है। तो जो सेकंड वाला है पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत कि ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं, जिसमें विनिवेश है, ठीक है, उसमें एक ये भी है कि जनता से सरकार की उधारियां, तो इसमें जो है सी ऑप्शन होगा। उसके बाद बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने देखा। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है बजटीय घाटा और सरकार की निवल उधारियां। सो इसको हमने पहले भी ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का अंग नहीं है। ऋण अदायगी, लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडीज, हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर्स। तो ये तो बहुत ही इजी है कि इनमें से कौन सा राजस्व व्यय का अंग नहीं है। तो इसमें जो है राजस्व व्यय रीपेमेंट ऑफ लोन, बाकी तो जो है किसी ना किसी वे से जो है वो खर्चा हो रहा है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो ऋण अदायगी जो है पूंजी व्यय का अंग है, जबकि राजस्व व्यय का अंग नहीं है। उसके राजस्व होता है रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा। पूंजीगत है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो। अब पेनल्टी एंड फाइन, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिविडेंड ऑफ पीएसयू, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो है सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा, क्योंकि ये भी जो है सालाना खर्चे हैं, ये भी सालाना है, ये भी सालाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें
तो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर होगा वो है ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि अगर हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें ना तो ये थोड़ी अलग है, और बाकी जो है वो ऋण संबंधित, व्यय संबंधित या टैक्स संबंधित नीति जो है ये राजकोषीय नीति में हमारे पास आती है। क्योंकि हमें पता है कि जो राजकोषीय नीति है उसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसमें टैक्सेशन, सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक व्यय जो है ये आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्री, ठीक है, किसके द्वारा शून्य आधार बजट को सार्वजनिक बजट निर्माण क्षेत्र में खालिस्तान हुआ था? तो ये मैंने आपको बताया भी है, अभी लास्ट ही मैंने जो है आपको बताया। अगर आपको याद होगा तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है पीटर प्रायर ने 1970 में दिया था। पीटर प्रायर द्वारा शून्य आधार बजट का सार्वजनिक बजट निर्माण के क्षेत्र में 1970 में विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद है राजस्व प्राप्तियों और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय जिसमें अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें जो है हमें ऑप्शन दिए हैं राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। और पूछा क्या है कि राजस्व प्राप्तियों और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय जिसमें से जो हमारी पेमेंट लायबिलिटीज होती हैं उनको घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है? तो देखिए, इसमें जो है मैं ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें राजकोषीय घाटा आएगा क्योंकि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है ना वो बराबर होता है हमारी जो रिसिप्ट होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट होती हैं उसमें से हम जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और जो अन्य जो देयताएं होती हैं, पूंजीगत देयताएं होती हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है ये होता है हमारा टोटल रेवेन्यू, जिसमें हमारी जो है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की रेवेन्यू ली जाती है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें हमारी रेवेन्यू और जो है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर लिया जाता है। तो उसमें सी ऑप्शन होना था। एक संतुलित बजट का गुणांक मान्यताओं के अंतर्गत है। संतुलित बजट, इसमें जो है ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 1। अगर हम गुणांक की बात करें ना तो गुणांक जो है इसमें जो है इक्वल टू 1 आता है क्योंकि हमें पता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एक से हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, मान्यता में एक लेते हैं कि हाँ संतुलित बजट हमारा एक है। उसके बाद हम इस एक के बेस पे जो है माने कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, तो 1 रुपये में से जितना हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना हम खर्च कर देते हैं, जैसे मेरी इनकम जो है वो 10 रुपये है तो क्या है मान लिया जाएगा कि मैं सपोज मैं बोलूँ कि मैं कितना बचाती हूँ, 10 रुपये को भी छोड़ो मैं कितना बचाती हूँ, तो मान लिया कि मेरी इनकम जो है वो 1 रुपये है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कितना सेव करूँ कि 1 रुपये में से जैसे मैंने 50 पैसे जो है वो कंज्यूम कर लिए, ठीक है, तो मैं कितना सेव कर रही हूँ, 50 पैसे में सेव कर रही हूँ। तो एक को जो है वो आधार माना जाता है। सो थैंक यू ऑल।